हाँ तो नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ को पढ़ेंगे। साथियों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ में इतने ही टॉपिक हैं जो हमने बोर्ड पर लिख रखा है। ठीक है, चलिए अब क्रमवार तरीके से हम लोग प्रत्येक टॉपिक को समझना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही सुंदर पंक्ति है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ऐ मेरे दोस्त, हर जीत आपकी है ऐ मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। साथियों, इसी सुंदर पंक्ति के साथ आज हम लोग जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिखे थे उसमें से पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ से आपकी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने पानी पिया है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने नमक खाया है, तो आप भी बोलेंगे कि हाँ, हम तो अपनी दैनिक जीवन की प्रक्रिया में इन सभी बातों को मतलब हम लोग जल और नमक दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो बात बस इतना ही है। अगर आपने जल को समझ लिया, अगर आपने जल को समझ लिया, अगर आपने नमक को समझ लिया, तो आपने रासायनिक अभिक्रिया को भी समझ लिया। कैसे? क्योंकि जो जल होता है ना, अगर हम लोग जल को ऊपर देखें तो केवल हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में लगभग जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर जल के अंदर के साइंस को समझें, क्योंकि साइंस से ही कहते हैं किसी भी पदार्थ के अंदर जाकर के कि वह पदार्थ किन वस्तुओं से उसका मतलब किन किन तत्वों के मिलने से उसका निर्माण हुआ है, यह समझ लेना ही साइंस कहलाता है। देखिए, यह जो जल का निर्माण हुआ है ना, वह हाइड्रोजन नाम के एक तत्व से और ऑक्सीजन नाम के एक तत्व से हुआ है। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में मेल हुआ है, जब दोनों आपस में मिले हैं ना, तभी इस जल का निर्माण हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना और जल का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो आप नमक खाते हैं, एकदम सब्जी में प्राण, सब्जी का प्राण इस नमक को ही बोला जाता है। सब्जी में लाखों मसाले डाल दें लेकिन नमक न डालें तो सब्जी का कोई महत्व नहीं रहता आपके। इसलिए यहाँ पे जो नमक है ना, इसका भी निर्माण होने के लिए बहुत सारे रसायनों का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि एक सोडियम नाम का तत्व होता है, ठीक है, और एक क्लोरीन नाम का तत्व होता है। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में आकर के मिल जाते हैं ना, तभी नमक का निर्माण होता है। और इसी नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। यानी कि जो नमक है ना, उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक आपने इतना समझ लिया कि जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ जाकर के मिलेगा तो जो तीसरे तत्व का निर्माण करेगा ना, तो तीसरे तत्व के निर्माण होने की प्रक्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो आप लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए गुण वाले पदार्थ का अगर निर्माण करते हैं ना, तो उसके निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए साथियों, अब आप इधर ध्यान दीजिए कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इस प्लस नाम के चिन्ह का इस्तेमाल किया है, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के बाद हमने एक एरो नाम के चिन्ह का इस्तेमाल किया है। तो यह रासायनिक समीकरण को यानी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का नियम है। इसके बारे में हम लोग कुछ देर के बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखा हुआ है ना, तो यह किस साइड में मतलब किस दिशा में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हम अपने हाथों को ऐसे करें, देखिए इधर वाला जो होता है ना RHS यानी कि राइट हैंड साइड दाएं तरफ का है, ठीक है, और इधर वाला जो हाथ होता है ना यानी LHS यानी कि ये लातेरे साइड का है, ठीक है, बाएं साइड का है, ठीक है। तो ये बाएं हो गया, ये दाएं हो गया। तो इन दोनों हाथों को अगर आपने समझ लिया तो आपने एक बहुत ही सुंदर टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया का समझ लिया। कैसे? क्योंकि जो RHS में लिखा रहता है ना, RHS में यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि दाएं तरफ जो लिखा रहता है ना उसको, और इधर LHS यानी कि जो बाएं साइड में लिखा रहता है, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड में जो लिखा रहता है ना,
इसको हम लोग जानते हैं अभिकारक के नाम से, और जो आरएचएस दाएं साइड में लिखा है ना, इसको जानते हैं उत्पाद के नाम से। आप लोग अभी भी नहीं समझे होंगे, तो देखिए यहाँ पे तीर का चिन्ह है, ठीक है। ये जो तीर का चिन्ह ऊपर वाला है ना, जिनके मिलने से इस जल का निर्माण हुआ है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण हुआ है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जिसका निर्माण हुआ है यानी जल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल के निर्माण होने की प्रक्रिया के इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसको अभिकारक और जल है उसको उत्पाद। उत्पाद को हम लोग आरएचएस यानी दाएं साइड में लिखते हैं, और जो भी अभिकारक होते हैं उसको हम लोग बाएं साइड में लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो सोडियम और क्लोरीन हो गया ना, यह तीर के चिन्ह के एलएचएस साइड में लिखा है, यानी इनके मिलने से ही इसका निर्माण हुआ है, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। लेकिन और यहाँ पे जो नमक है ना, यह उत्पाद है, यानी कि हाइड्रोजन सोडियम और क्लोरीन के मिलने से इसका निर्माण हुआ है, इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। साथियों, उत्पाद को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। ठीक है, तो अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आता है कि किनके मिलने से उत्पाद का निर्माण होता है, तो आप बोलेंगे कि अभिकारकों के मिलने से उत्पाद का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग रासायनिक समीकरण टॉपिक को समझते हैं। साथियों, रासायनिक समीकरण टॉपिक को समझने से पहले आइए आपके लिए कुछ चंद पंक्तियां हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं साथियों कि सदैव अकेले खड़ी होने का साहस कीजिए, दुनिया ज्ञान देती है, दुनिया साथ नहीं देती। अर्थात हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे भी मोड़ आते हैं कि वहाँ पे साथ देने के लिए हमारा कोई नहीं होता। जैसे कि जब आप एग्जाम हॉल में जाकर के बैठिएगा, आपके समक्ष प्रश्न पत्र आ जाएगा, तो आपको अपना साथ वहाँ पे उस प्रश्न पत्र को डील करने के लिए खुद ही देना पड़ेगा, अर्थात आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। और जब आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपके माता पिता इस आस में होते हैं कि हमारा बेटा एग्ज़ाम देने गया है, बहुत ही आपकी सफलता के लिए कितनी प्रार्थनाएं करते हैं। तो आपका भी यह दायित्व तो बनता है कि आप भी अपने माता पिता के सपनों को, उनमें निराशा ना भरें, उनमें एक ऐसा आशा भरें कि हाँ हम हाँ पिताजी हम यह कर सकते हैं। साथियों, आइए इसी सुंदर पंक्ति के साथ आज हम लोग रासायनिक समीकरण को समझते हैं। साथियों, रासायनिक समीकरण यह भी रासायनिक अभिक्रिया की तरह ही है, यानी कि आपने रासायनिक अभिक्रिया अगर समझ लिया तो आपने रासायनिक समीकरण को भी समझ लिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने भी जो पिछला टॉपिक पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, उसमें भी हमने इन्हीं एग्जाम्पलों को लिखा था। यही एग्जाम्पल रासायनिक समीकरण है, बस इसमें कुछ क्या करना है, सूत्र लगा देने हैं, कुछ इनके छोटे छोटे नामों का प्रयोग कर देना है। जैसे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को हम लोग एक शॉर्ट नाम से जानते हैं, H2 के नाम से। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, इसको भी हम लोग O2 के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो जल है ना, इसको H2O के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सोडियम है ना, इसको Na के नाम से जानते हैं। क्लोरीन को हम लोग CH के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो नमक है ना, इसको हम लोग NaCl या NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। अर्थात आपने यह समझ लिया कि हाइड्रोजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जल को भी शॉर्ट फॉर्म में इनके छोटे नामों में लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और यहाँ पे आप लोग बीच में प्लस का भी चिन्ह देंगे और इसके साथ एरो का भी चिन्ह देंगे। इसके साथ भी प्लस का चिन्ह देंगे और इसके साथ भी एरो का चिन्ह। वही प्रक्रिया होगी, इन दोनों को हम लोग अभिकारक कहेंगे और इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। तो हाइड्रोजन को H2 के नाम से लिख दिए, यानी कि हाइड्रोजन का एक शॉर्ट नाम H2 होता है, ऑक्सीजन का एक शॉर्ट नाम O2, और जल को हम लोग H2 के नाम से जानते हैं। और साथियों, आप लोगों ने यह जान लिया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को कुछ संकेतों की सहायता से, कुछ सूत्रों की सहायता से लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, और यह भी आप लोग जान लीजिए कि यह जो रासायनिक समीकरण होता है ना, इसको
इनके मतलब दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला प्रकार कौन सा होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा प्रकार होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। यह संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, आइए अब हम लोग इस बारे में समझते हैं। देखिए साथियों, हमने यहाँ पे देखिए H2 लिखा है, O2 लिखा है, यहाँ पे H2O लिखा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम O के नीचे यहाँ पे 2 का प्रयोग नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? अब इस पे बात आती है। आप देखिए यहाँ पे हमने Na लिखा है, यहाँ पे हमने Cl2 लिखा है और यहाँ पे NaCl लिखा है। हमने Cl के नीचे यहाँ पे 2 का प्रयोग नहीं किया है। बस बात इतना ही है। अर्थात अगर अभिकारक यानी कि इन दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभिकारक, और इधर जो निर्माण हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, उत्पाद। तो अगर मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि हमें आप 1 केजी चीनी दे दीजिए, तो बदले में दुकानदार आपको यहाँ पे 1 किलो का बटखरा जिसे बोला जाता है, 1 किलो द्रव्यमान का कोई वस्तु चढ़ाता है और यहाँ पे आपके लिए एक पॉलीथीन में 1 किलो चीनी भर देता है। देखिएगा जब वह वजन करता है ना, अगर चीनी का वजन ज़्यादा हो तो हल्का से इसमें से निकाल लेता है, अगर चीनी कम हो तो हल्का सा चीनी इसमें डाल देता है। लेकिन आपने 1 किलो माना है तो कांटा पूरा क्या रहता है, समान रहता है, तभी 1 किलो होता है। बात बस इतना ही है कि इधर वाले के यानी कि अभिकारक के जितना वजन रहेगा उतना ही वजन उत्पाद का भी रहेगा, तभी यह रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित कहलाएगा। अगर इसका वजन ज़्यादा, इसका वजन कम, इसका वजन कम, इसका वजन ज़्यादा रहता है तो इसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। कहने का मतलब है कि अगर अभिकारक में स्थित जितने भी जो भी तत्व हैं, अगर उनके परमाणु की संख्या कम रहती है और उत्पाद की ओर की ज़्यादा रहती है तो असंतुलित। अगर अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ओर के परमाणु की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पे जो H2 लिखा है ना, चलिए हम लोग इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए H2, यहाँ पे H की संख्या कितनी है, यहाँ पे H की संख्या है 2, यहाँ पे O है, O की संख्या कितनी है, 2। इधर देखिए यहाँ पे H की संख्या कितनी है, 2, यहाँ पे O की संख्या कितनी है, O की संख्या है 1, ठीक है। O की संख्या कितनी है, 1 नहीं है तो 1 है। तो देखिए अगर इनका योग किया जाए तो 4 आ रहा है, इनका योग किया जाए 3। आपको बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ का वजन ज़्यादा, यहाँ का वजन क्या हो गया, कम, यानी कि मतलब चीनी का द्रव्यमान आप लोग समझेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 4 है और इसको भी हम लोग आगे चल करके 4 कर देंगे ना तो यह संतुलित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यह क्या हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग चलिए संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पे H के पास 2, H के पास 2 समान, ऑक्सीजन के पास 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 नहीं है। अब इनको समान करना है, इनको समान करने के लिए अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं तो 2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन असमान तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन समान यानी O के पास कितना गया, 2 आ गया, क्योंकि सबके साथ इसकी मल्टीप्लाई होती है। हम लोग अगर यहाँ पे लिख दिए तो 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का 2 हो गया, लेकिन घाटा क्या हुआ, हाइड्रोजन का भी 4 हो गया। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अगर हाइड्रोजन के साथ 2 का गुणा कर दिए, यहाँ पर भी 4 हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ 2 का गुणा कर दिए तो यहाँ पर भी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, समझाने के लिए केवल, यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो क्या दोनों ओर के परमाणु की संख्या समान हो गई कि नहीं, और अभिकारक की ओर के और उत्पाद की ओर के दोनों ओर के परमाणु की संख्या समान हो गए। अब हम कह सकते हैं यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 यहाँ से हटा दें, 2 यहाँ से हटा, तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता है। अब आइए इसको भी समझते हैं। यहाँ पर देखिए Na का संख्या कितना है, Na की संख्या 1, यहाँ पर देखिए Cl का संख्या कितना है, 2, ये सभी अभिकारक है। ये देखिए उत्पाद की ओर की देखा जाए
तो Na का संख्या कितना है 1 और Cl का संख्या कितना है 1। Na का भी संख्या 1, Cl का भी संख्या 1, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 2। इसका द्रव्यमान ज्यादा, इसका द्रव्यमान कम, ठीक है। तो यानी कि परमाणु संख्या कम हो रहे हैं। एक तरह से बोला जा सकता है कि अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, संतुलित, क्योंकि दोनों ओर के परमाणु की संख्या समान नहीं है, इसलिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आइए दोनों ओर के परमाणु की संख्या को समान करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे Cl के साथ 2 लगाना चाहें तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2Na भी हो गया। यहाँ पे Na के साथ यहाँ पे 1 है तो 2 का इसके साथ भी गुणा, इसके साथ दोनों के साथ होगा, Na भी 2 हो गया और Cl भी कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे Cl तो बराबर हो गया। अब Na के साथ दिक्कत, तो Na के पहले भी हम लोग क्या लगा देंगे 2। अब यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 2Na हो गया इधर और 2Na इधर भी हो गया और Cl का 2 और Cl का 2। देखिए दोनों ओर के परमाणु की संख्या क्या हो गए, समान हो गए, इसलिए हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। यानी कि अभिकारक की ओर के और उत्पाद की ओर के दोनों ओर के परमाणु की संख्या समान है तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर समान नहीं है तो यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब बात आती है यह दोस्तों कि रासायनिक समीकरण को संतुलित ही क्यों करते हैं, क्या इसके पीछे कोई कारण है? हाँ, बहुत बड़ा कारण है। कौन सा कारण? एक भैया है मुखिया जी, जिनका नाम है द्रव्यमान संरक्षण। इनको आप मुखिया जी की तरह ही व्यवहार कीजिए, क्योंकि यह न्याय काफी अच्छा करते हैं। देखिएगा मुखिया जी कुछ भ्रष्ट भी होते हैं, कुछ बहुत ही एकदम न्याय वाले होते हैं, एकदम बहुत ही अच्छे विचार वाले होते हैं। तो अच्छे विचार वालों में इन द्रव्यमान संरक्षण का स्थान क्यों? क्योंकि यह जब न्याय कर रहे थे यह बोले कि रासायनिक समीकरण का दोनों बेटा है, ठीक है। कौन कौन सा? संतुलित असंतुलित नहीं, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में अभिकारक भी है, ठीक है, और उत्पाद भी है। जब इन दोनों में बंटवारा हो तो एक इनको मिलेगा तो एक ही इनको मिलेगा। अगर इनको 2 चीज दे रहे हैं तो इनको भी 2 चीज देना जरूरी है, ठीक है। इनका यह क्रम है, इनके ही नियम के अनुसार यह काम चलते हैं। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण जी के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, इनको राजी करने के लिए ही हम लोग इन रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है या बताइए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि कोई भी जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, दोनों ओर के जो परमाणु की संख्या जो होते हैं आपस में सम्मान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और एक और बात कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, तो उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है और द्रव्यमान का ना ही विनाश हो सकता है, ठीक है। बात बस आप लोग इतना नोट कीजिएगा। और क्वेश्चन आए कि द्रव्यमान संरक्षण किसे कहते हैं, तो जरूर याद रखिएगा कि यह जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अब आइए हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझते हैं, यानी कि आपका तीसरा टॉपिक संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए साथियों, संयोजन अभिक्रिया वही है जो रासायनिक अभिक्रिया को आप लोगों ने समझा ना, अगर आप उसको समझ पाए हैं तो आप इस संयोजन अभिक्रिया को भी समझ पाएंगे, क्योंकि आपने भी यही एग्जाम्पल की सहायता से उसमें भी आपने समझा था। संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 पदार्थ मिलकर के, यानी एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ जल का निर्माण कर रहे हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे 2Na यानी कि सोडियम और Cl2 यानी कि क्लोरीन मिलकर के एक नए पदार्थ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक का निर्माण कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अर्थात आपने समझा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का, केवल एक ही पदार्थ का, यहाँ पे आप प्लस करके और कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, केवल एक ही पदार्थ का अगर निर्माण करेगा ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब आइए आपके चौथे टॉपिक वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया, इसका परिभाषा है कि जब एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करेगा ना, उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। कैसे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जल 2H2 यानी कि जल,
जब इसमें विभाजन हो जाता है, यानी जब यह टूट जाता है तो 2H2 हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, यानी कि जब एक तत्व टूटेगा, दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए नमक है 2NaCl, जब नमक को तोड़ दिया जाएगा ना, एक जगह सोडियम और एक जगह क्लोरीन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे कि यह वियोजन अभिक्रिया। देखिए याद करने का कुछ ट्रिक, यहाँ पर एक तत्व क्या होगा, टूटेगा, और यहाँ पर क्या होगा कि दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे तो एक ही नए तत्व का निर्माण करेंगे, एक ही नए तत्व का निर्माण करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं दो तत्व मिल रहे हैं, एक नए तत्व का निर्माण हो रहा है। इसको याद करने के लिए एक तत्व टूटेगा, ठीक है, एक पदार्थ टूटेगा, एक पदार्थ टूटेगा तो दो या दो से, एक पदार्थ टूटेगा तो दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करेगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आप लोग इसको समझे होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण, सोडियम और क्लोरीन के मिलने से नमक का निर्माण, यही है संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे जल टूट रहा है तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, यहाँ पे नमक टूट रहा है तो सोडियम अलग और क्लोरीन अलग, यही है वियोजन अभिक्रिया। अब आइए हम आपके पांचवें टॉपिक विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। चलिए विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए साथियों, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है विस्थापित कर देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए Fe लोहा काफी मजबूत है, यहाँ पे Cu का मतलब कॉपर, आपने कॉपर का तार देखा होगा, आपने लोहे का दीवार देखा होगा, लोहे का मतलब दीवार का नहीं मतलब लोहे की खिड़की देखी होगी, आपने लोहे का दरवाजा देखा होगा। तो आपके घर में सबसे अधिक इस्तेमाल जो है ना किसी लोहे का होता है, यानी कि Fe का होता है, और कम इस्तेमाल दीवार के कोने पे इस्तेमाल, यानी बल्ब को चलाने के लिए, पंखा को चलाने के लिए जो हम लोग तार का इस्तेमाल करते हैं ना विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, उसमें हम लोग कॉपर के तारों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि SO4 का मतलब होता है सल्फेट है, ठीक है, CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट। Fe चाहता है ना कि SO4 के साथ है, ठीक है, Fe SO4 के साथ घनिष्ठ मित्रता रखना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश Cu आ जाता है, कॉपर आ जाता है, Fe और Cu में आपस में लड़ाई हो जाती है। तो आप जानते ही हैं कि Fe में भले, यानी कि लोहे में क्या होता है जी, यह हमारे घर के हर कोने में रहता है, आपके घर में कुछ भी नहीं है तो लोहा अवश्य होगा, ठीक है। तो लोहा कहता है कि हम क्या है जी सभी जगह विराजमान हैं, कॉपर तो कहीं कहीं विराजमान, यह अपने पैरों से इस कॉपर को मारता है और इसको हटा देता है, और इसके जगह Fe की जगह यह आ जाता है और इसके साथ Cu को अलग कर देता है। पहले Fe अलग था, अब Cu को अलग, यानी कि Fe जो है CuSO4 के साथ फिर आ गया और Cu को मार करके हटा दिया। क्यों? क्योंकि Fe का क्षमता अधिक है, Fe का पावर अधिक है, जिस कारण यह Cu को हटा दिया। तो Fe जो है Cu को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया और Cu को बाहर फेंक दिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। Fe का मतलब लोहा आयरन होता है, CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट होता है, FeSO4 का मतलब फेरस सल्फेट होता है, यानी कि लोहे वाला सल्फेट, ठीक है, और Cu का मतलब कॉपर। अपने आप हमेशा बलवान रहिएगा, तो अपने से छोटों को आप आराधन करके रखिएगा। बात बस इतना ही। Fe के साथ है, इससे अपने छोटे से क्या रहता है, धमका करके रखता है, और SO4 के साथ आकर के घनिष्ठ मित्रता कर लेता है। अब देखिए इस द्विविस्थापन अभिक्रिया के साथ क्या होता है, इसमें कहता है कि Na2 कहता है Ba से कि देखो भैया, हम जो है Cl2 से प्रेम करते हैं, तुम जो हो SO4 से प्रेम करते हो, तो क्यों ना हम अपनी प्रेमिकाओं का आपस में आदान प्रदान कर लें, यानी हम अपने दोस्तों का आपस में आदान प्रदान कर लें, और ये अपने दोस्तों का आपस में ही आदान प्रदान कर लेते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में ना आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी अपने मित्र का आदान प्रदान ये लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे Na2SO4 है, ठीक है, यहाँ पे BaCl2 है, ठीक है, SO4 के साथ आकर के Ba यहाँ पे आ गया है, ठीक है, बोलता है कि आप हमारी प्रेमिका को हमारे पास रख दीजिए, बदले में हम आपकी प्रेमिका Cl2 को Na2 के पास मतलब Na के पास रख देते हैं।
और जैसा कि बीए ने वादा किया था, ठीक है, इसने क्या किया, Na को Cl को वापस यानी क्लोरीन इसके पास चलाया और SO4 Ba के पास चलाया। तो बात समझिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपस में अपनी प्रेरिकाओं का आदान प्रदान हो जा रहा है, आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे है लोहा मजबूत और प्रेरिका एक ही है। तो लोहा मजबूत है तो कॉपर को लात मार के भगा देता है और इसके जगह आकर के SO4 के साथ मित्रता कर लेता है। तो यही विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, यही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात अगर आपकी परीक्षा में आ गया कि विस्थापन अभिक्रिया करते किसे हैं, तो आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि जब कोई जो तत्व होता है अपने से कमजोर तत्व को हटा करके उसका स्थान शून्य ग्रहण कर लेता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। और नीचे आप लोग इस समीकरण को लिख देंगे। दूसरा, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी एक तत्व दूसरे के आयनों को आदान प्रदान कर लेते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग अपचयन और उपचयन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए साथियों, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, यानी हाइड्रोजन आकर के संयोग करे किसी भी तत्व के साथ आकर के जुड़े, तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी कि इसका वियोग हो या किसी तत्व के साथ जाकर के मतलब जुड़े लेकिन उसका जुड़े ही नहीं, उसका ह्रास हो। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन जाकर के जुड़े और ऑक्सीजन का वियोग हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। दूसरी बात, उपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो लेकिन हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का वियोग हो, वैसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, वो प्लस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो, यानी कि हाइड्रोजन का वियोग हो, तो वैसी ही अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। उसके जस्ट अपोजिट जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का वियोग हो, उससे हम लोग अपचयन अभिक्रिया। ठीक उसी प्रकार यह ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया भी है। जैसे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग होगा, यानी कि जब ऑक्सीजन जाकर के किसी तत्व के साथ जुड़ जाए, संयोग कर ले, ठीक है, और हाइड्रोजन उसके साथ वियोग कर ले, हाइड्रोजन जाकर के न जुड़े, वैसे तत्वों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक जस्ट उसके विपरीत कि किसी भी तत्व के साथ जाकर के अगर हाइड्रोजन संयोग कर ले, ठीक है, और ऑक्सीजन जाकर के वियोग कर ले, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। एक में ऑक्सीजन का संयोग किसी तत्व के साथ, एक में हाइड्रोजन का वियोग, दूसरे में हाइड्रोजन का संयोग होगा किसी तत्व के साथ और ऑक्सीजन का वियोग होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। आशा करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे, क्योंकि यह आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब साथियों, यहाँ पे आप नीचे लिखे समीकरण को देखिए, हमने लिखा है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आकर के वो जुड़ रहा है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है, यानी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा जिसके साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यह क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। जस्ट उसके विपरीत देखिए, यहाँ पे CuO है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, यानी यहाँ पे जब इसका निर्माण हुआ है CO का, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन हटेगा, यानी जिसमें ऑक्सीजन माइनस होगा, घटेगा, वियोग होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। आशा करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे। और वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन की प्रक्रिया, अपचयन की प्रक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन की प्रक्रिया तथा अपचयन की प्रक्रिया दोनों साथ ही साथ हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर आपकी परीक्षा में आता है, यह बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन की प्रक्रिया तथा अपचयन की प्रक्रिया
दोनों प्रक्रिया साथ ही साथ घटित होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पे CuH2 CuH2O उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। यहाँ पे अपचयन, एक में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, एक में हाइड्रोजन का वियोग, एक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक में ऑक्सीजन का वियोग। तो जब दोनों प्रक्रियाएं साथ ही साथ हो रही है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब आइए दूसरे टॉपिक को समझते हैं। अब आइए साथियों, हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। साथियों, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है यह है जब आपस में अम्ल तथा क्षार, अम्ल और क्षार आपस में जाकर के जब अभिक्रिया करते हैं ना, तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर आपकी बोर्ड की परीक्षा में आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, लवण स्वाद, जैसे कि नमक का स्वाद देखे हैं, वह एक लवण है, NaCl क्या है, लवण है। और जल का स्वाद तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, जल के बारे में जानते हैं। तो एक HCl है, इस HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि काफी कड़वा लगता है, जो कि क्या है, क्षार, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टा, क्षार स्वाद में कड़वा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ये दोनों अभिकारक हैं, अम्ल और क्षार क्या हुए, अभिकारक, और इन अभिकारकों के मिलने से लवण का निर्माण हुआ है, सोडियम क्लोराइड NaCl का, ठीक है। इसी NaCl को हम लोग नमक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ H2O जल का निर्माण हुआ है। तो देख रहे हैं आप लोग कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे तो लवण और जल का निर्माण करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब आइए अगले टॉपिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। साथियों, यह आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है, साथ ही साथ यह दोनों भी पूछे जा चुके हैं। देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण होने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, साथ ही साथ थोड़ा हीट भी जनरेट हो रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि देखिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पे CaO है, ठीक है, यहाँ पे H2O है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो CaOH का वोल्टेज का निर्माण कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ऊष्मा का भी निर्माण कर रहे हैं। तो आप लोग यह समझे कि जब अभिकारक आपस में मिलते हैं और दोनों मिलकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं, और उत्पाद के निर्माण होने के साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या लिखेंगे अगर आपकी परीक्षा में आएगा कि जब उत्पाद के निर्माण होने के साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ना, इसी को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। आइए अगले टॉपिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जस्ट इसके विपरीत, जैसे कि इसमें है कि इसमें अभिकारक में ही ऊष्मा दी जाती है ताकि उत्पाद का निर्माण हो सके। जैसे कि यहाँ पे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बाहर से ऊष्मा दी जा रही है, लग लिया तो यहाँ पे हम तुमको गर्म कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, और यह टूट जाता है, टूट करके CaO का निर्माण और साथ ही साथ CO2 का निर्माण करता है। तो जब किसी पदार्थ में बाहर से ऊष्मा दी जाती है अभिक्रिया करने के लिए, तो उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर से रिपीट कर लें, अम्ल और क्षार मिलेंगे, लवण और जल का निर्माण होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और जब कोई अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया होने के साथ अगर उत्पाद का निर्माण हो रहा है, उत्पाद के निर्माण के साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया होने में अगर बाहर से ऊष्मा दी जा रही है, यहाँ से बाहर से गर्मी थोड़ी हीट दी जा रही है और तब उत्पाद का निर्माण हो रहा है, उसको ही हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चलिए अब लोग अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए साथियों, आप सभी की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ के अंतिम 2 टॉपिक संक्षारण और विपरीत गंधिता पाठ को पढ़ते हैं। देखिए, संक्षारण कहते किसे हैं, देखे होंगे आप लोग कि कोई भी जो धातु होता है, जैसे लोहा,
अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है ना, तो वह संक्षारित हो जाता है। उसके संक्षारित होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, संक्षारण करते हैं। क्या कि जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में, अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आएगा, तो वह क्या हो जाएगा, संक्षारित हो जाएगा। उसके संक्षारण होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, संक्षारण बोलते हैं। अब आइए हम लोग विकृत गंधिता को समझते हैं कि विकृत गंधिता है क्या। देखिए, आप लोग कोई भी तैलीय खाद्य पदार्थ खाते होंगे, तो जब कोई तैलीय खाद्य पदार्थ को आप लोग हवा की उपस्थिति में वैसे ही खुले छोड़ देते होंगे ना, तो वह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अर्थात उसका स्वाद और गंध दोनों, अर्थात वो उसको जब खाते हैं तो खाने में वो खट्टा लगने लगता है, उसको महकते हैं तो अजीब किस्म का महकता है, जिसे आप लोग नहीं खा पाते हैं। तो जब कोई तैलीय खाद्य पदार्थ को हवा की उपस्थिति में अगर खुला छोड़ देते हैं ना, तो उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है, अर्थात वो अजीब तरीके से महकता है और हमें खाने में बहुत ही खट्टा लगता है, जिसे हमें नहीं भी खाना चाहिए, क्योंकि वो भोजन खराब हो चुका है। तो उसे ही बोलते हैं कि वह विकृत गंधित हो चुका है, यानी कि वह खराब हो चुका है। देखिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग किसी भी तैलीय खाद्य पदार्थ को ऑक्सीजन से हटा करके, हवा में जब रख रहे हैं तो हवा में क्या है, चारों तरफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से हटा करके अन्य कम सक्रिय गैस जैसे कि नाइट्रोजन में रखा जाता है। नाइट्रोजन गैस में रख देखिएगा, जो चिप्स का पैकेट आता होगा ना, तो चिप्स का पैकेट में चिप्स थोड़ा ही रहता है, ठीक है। आपको लगता है दुकानदार को लिया रहा है, कम चिप्स का पैकेट, कम चिप्स दे रहा है, पैकेट बड़ा रखा है, नहीं, वह चिप्स कम रखा है, यह बात तो सही है, लेकिन उसके अंदर एक गैस भरी होती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। और यह जो नाइट्रोजन गैस जो होता है ना, नाइट्रोजन गैस, यह उस चिप्स को विकृत गंधित होने से बचाता है, अर्थात उसको खराब होने से बचाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि जब कोई भी तैलीय खाद्य पदार्थ को वायु की उपस्थिति में रख देते हैं ना, तो उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है, अर्थात वह पदार्थ खाने में खट्टा लगने लगता है। उसका खट्टा लगना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। और विकृत गंधिता से अगर हम उसे बचाना चाहते हैं, तो वायु से हटा करके, अर्थात हवा से हटा करके अगर उसमें नाइट्रोजन जैसी गैस डालते हैं, तो विकृत गंधित होने से बच जाएगा, अर्थात खराब होने से बच जाएगा। तो यही थे आपके कुछ टॉपिक जो आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ में पढ़ने थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अधिक मेहनत हुआ है, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ठीक है। आप हमारे इस वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो हमें एक लाइक जरूर करें, ठीक है, और कमेंट भी करें कि आपको कौन कौन चीज़ की और ज़रूरत है जिसका वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। धन्यवाद।